हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी आपको प्रॉमिस किया था कि यस बैंक की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ पेश करूंगा जल्दी। तो देखिए, अगर इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यस बैंक की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिएगा, मैंने पिछले जो वीडियो थी उसके अंदर एक एग्जांपल दिया था आपको कि यस बैंक को आप दूसरे बैंक से कंपेयर नहीं करेंगे, जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक मरीज से जो है आप नहीं कर सकते। देखिएगा, आज ये मरीज तो बेशक से है, लेकिन ये कुछ समय पहले तक अगर आप देखें तो एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही अब ये स्वस्थ होगा तो ये दोबारा से शक्तिशाली होने का इसके अंदर दम है। तो देखिएगा, बस फर्क इस बात का है कि कुछ समय लगेगा और जो पेशेंस है वो आपको देखना पड़ेगा। और उससे खास बात यह है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होता है, ये आगे आने वाला समय आपको बताएगा कि ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रहा है। तो अल्टीमेटली अब हम बात करते हैं इसकी जो क्वालिटी के बारे में, कि इनके पास जो क्वालिटी टैलेंट पूल है, यानी कि अगर आप इसके पास वर्क फोर्स देखेंगे आप इन बैंक की अंदर, एक सबसे खास बात ये होती है कि इनके पास जो मैन पावर होती है वो सबसे काम की होती है। तो जो टेक्नोलॉजी के साथ मैन पावर का जो रोल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और टेक्नोलॉजी आज की डेट में जो है मैन पावर के द्वारा ही कंट्रोल होती है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर देखिएगा, बैंक के पास 74 टॉप मैनेजमेंट के पर्सनल्स हैं। यानी कि इसमें बोर्ड डायरेक्टर्स हो गए या जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के जो असिस्टेंट वगैरह हो गए, उस तरीके के लोग हैं। फिर है सीनियर मैनेजमेंट के अंदर 221 लोग। तो जनरली ये एक जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके ब्रांचेस हैं, उनके जो हेड्स हैं वो जनरली इसके अंदर आते हैं। मिडिल मैनेजमेंट के अंदर आप देखिएगा जो ब्रांच मैनेजर्स हैं जनरली वो हैं, या उसी तरीके के जो दूसरे लोग असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर्स, उस तरीके के लोग यहाँ पे शामिल है। फिर जूनियर मैनेजमेंट के अंदर देखिएगा 7940 है, और उसके बाद जनरल मैनेजमेंट के अंदर 10875 है। तो आप देखिएगा 21721 एम्प्लॉइज की वर्क फोर्स है इनके पास। तो आप ये नहीं है कि छोटा बैंक है। और देखिए इसमें सबसे खास बात क्या है, आप देखिएगा जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर है उसमें एवरेज विंटेज इन यस बैंक, तो कितने सालों से वो रहते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट में 8.3 ईयर्स जो है ड्यूरेशन है, सीनियर मैनेजमेंट में 7.4 है, मिडिल मैनेजमेंट में 4.8 ईयर्स है, जूनियर मैनेजमेंट 2.6 है, और जनरल मैनेजमेंट 2 ईयर्स है, और एवरेज एज जो है वो 33 ईयर्स है। यानी कि काफ़ी यंग टैलेंट अभी भी इनके साथ काम कर रहा है। ये नहीं है कि बैंक के अंदर जो है अब टैलेंट की कोई कमी। अब देखिएगा ब्रांचेस की बात करते हैं हम। देखिएगा ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ब्रांच को एक्सपेंड करने के लिए ब्रांचेस और एटीएम का बहुत बड़ा रोल है। तो देखिएगा, कल मैं कोटक महिंद्रा की बैंक की जो है एनालिसिस कर रहा था, तो उनकी 1500 से ज़्यादा ब्रांचेस थी। तो आप देखिएगा इस बैंक की 1139 ब्रांचेस हैं आज भी। तो देखिएगा करीबन 1150 ब्रांच के साथ इसका नेटवर्क आज भी काम कर रहा है, और 1425 एटीएम्स हैं। और देखिएगा, मैं इसी बीच में एक इंटरप्शन आपको करूंगा कि देखिएगा आज अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स देखेंगे यस बैंक के शेयर्स के अंदर, तो बड़े जबरदस्त वॉल्यूम थे। देखिएगा क्यूआईबी का पोर्शन सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, उन्होंने रिटेल के लोगों से जो है माल निकलवा लिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कल से जो है यस बैंक के अंदर उल्टी गिनती शुरू होगी, और अब यहां से जो है ऊपर के प्राइजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और मुझे ऐसे काफी अच्छी जो है संभावना लगती है। क्योंकि अगर आप टेक्निकली भी देखेंगे तो ओवरसोल्ड जो है टेरिटरी के अंदर वो काम कर रहा है, तो टेक्निकली भी बाउंस बनता है। अब फंडामेंटल्स भी जैसे जैसे इंप्रूव हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब ऊपर की तरफ जो है रुख बनेगा। और आज जिस तरीके से बाइंग हुई है नीचे के लेवल से, और जो लोअर सर्किट से शेयर्स ने दोबारा चलना शुरू किया है, तो वहां पे भी कुछ बड़े प्लेयर्स ने आज दब के जो है बाइंग की है, जो अब तक सेल कर रहे थे। तो ये चीजें जो है मैं आपको बीच में इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि जब ब्रांचेस की बात आई तो नेटवर्क जो था उसके साथ साथ मैंने आज का जो स्टॉक मार्केट का नेटवर्क है उसको भी साथ साथ जोड़ लिया आपके साथ। और देखिएगा 85% से ज्यादा ब्रांचेस जो हैं वो 3 साल से ज्यादा पुरानी है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि नई ब्रांचेस इन्होंने खोली है। और टारगेट कस्टमर जो है इनके मेट्रो के और अर्बन एरियाज के हैं, सीनियर सिटीजन के जो एफडी हैं उनको भी ये काफी देखते हैं, एचएनआई जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये करते हैं, और पीओएस का जो नेटवर्क है वो भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। अब ये देखिएगा इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ इनकी जो है ब्रांचेज हैं, कहाँ कहाँ ये इनका जो नेटवर्क है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये इसके अलावा देखिएगा इनकी जो ब्रांचेस की लोकेशन है वो देखिएगा कहाँ पर है। अगर रूरल एरिया के अंदर आप बात करेंगे तो 19% है, सेमी अर्बन एरिया के अंदर यानी कि जो टीयर 2 सिटीज है वहां पे 26% है, मेट्रोज के अंदर 34% है, और अर्बन एरियाज के अंदर 21 है। तो देखिएगा सारी जगह इनकी प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे इनकी प्रेजेंस कम हो ज्यादा हो। और ये देखिएगा, ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिएगा आज जो इन्वेस्टमेंट के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है बैंक के अंदर, वो जो इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी कि इस बैंक में कितनी डिटेल है। तो देखिएगा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट बेस है।
अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो आज 42% होल्डिंग है उनका, इंडिविजुअल्स की 16.6% है, बॉडी कॉर्पोरेट्स की 14% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 13.7% है, इंश्योरेंस कंपनीज की 8.4% और अदर्स की 5.3% है। और देखिएगा आज एसबीआई का जो स्टेक है वो घटकर 30% पे आ गया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो एफपीओ आया है उसके बाद जो है इनकी स्टेटस इस तरीके से। तो आप देखिएगा आज भी जो 30% के साथ सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो कौन है, वो है एसबीआई। तो आज भी आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स है वो 30% पे एसबीआई है। उसके बाद आप देखिएगा बे ट्री जो है 7.5%, एलआईसी 5%, उसके बाद देखिएगा 4.7 में एसबीआई कैपिटल, ये स्टेट बैंक की ही आर्म है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 4%, उसके बाद देखिएगा एचडीएफसी बैंक 4%, एक्सिस बैंक 2.4%, कोटक महिंद्रा बैंक 2.3%, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 1.8%, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1.5%, उसके बाद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1.2%। तो इस तरीके से बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस बैंक को लीड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हालांकि देखिएगा रिटेल का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है, 16.6% जो है वो हिस्सा अभी भी जो है किनके पास है, इंडिविजुअल्स के पास है, और अदर्स के पास भी 5.3 है। तो अभी भी जो 30% का जो पोर्शन है ये अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास है, अगर आप देखेंगे तो ये 30% है। और आप देखेंगे जब जब ये शेयर्स के प्राइस ऊपर जाएंगे ये परसेंटेज जो है रिटेल वाली कम होती हुई जाएगी, और इंस्टीट्यूशंस जो है इसको आगे चल के जो है कंट्रोल करते हुए आपको नजर आएंगे, और तब देखिएगा इसके शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ आते हुए नजर आएंगे। अब देखिएगा डिजिटल पेमेंट जो स्पेस है उसके अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा नेट बैंकिंग के अंदर जो है 19 लाख कस्टमर्स हैं, और ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम थी 38467। Q1 की बात है खाली। येस मोबाइल है, येस रोबोट है, इनके डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हैं, और इस तरीके से येस बैंक मनी की जो प्रोसेसिंग है। तो आप देखिएगा पूरा का पूरा जो डिजिटल पेमेंट स्पेस है उसके अंदर बहुत बड़ी प्रेजेंस भी इस बैंक की है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको कि अभी अगर ये मोरेटोरियम में चला गया था तो इसकी जो सारी ताकत है वो खत्म हो गई है। ताकत ये तब दिखाएगा जब इसको कैपिटल चाहिए थी, तो कैपिटल है, और जब इसकी जो असेट्स वाली जो प्रॉब्लम्स जहाँ इनका पैसा डूबा हुआ है वो रिजोल्व होंगी तो देखिएगा दोबारा से हमें लगता है कि एक नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कॉर्पोरेट के जो डेट्स हैं तो देखिएगा इन्होंने जो है 100% प्रोविजन बना रखा है, डीएचएफएल वाले जो इश्यूज हैं वहां पर जितना भी है इन्होंने लिखा है, और वहां पे जो बाकी इनके जो एक्सपोजर्स है नॉन परफॉर्मिंग जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी वहां पे 5127 करोड़ की प्रोविजंस है। तो प्रोविजंस भी जो है इनके काफी बड़ी मात्रा में है। तो इनकी अगर जो भी इनके जो पैसा डूबा हुआ है उसमें जो है 70% से ऊपर की इनकी जो है प्रोविजन कवरेज रेशियो है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिएगा इनका जो मोमेंटम है कि कहां कहां इन्होंने जो पैसा है किस किस तरीके से उधार दिया हुआ है। तो देखिएगा एमएलजी के अंदर जो इनका उधार है, एमएलजी ये देखिएगा मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाता हूँ। एमएलजी का मतलब है मोर्गेज लोन, जो लोन अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी है, या जो है लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, अफोर्डेबल हाउसिंग उसमें 33% है। उसके बाद है बिजनेस इक्विपमेंट के लिए जो लोन दिए हुए हैं इन्होंने वो 20% है। उसके बाद देखिए कंज्यूमर का जो रिटेल लोन है, पर्सनल लोन है, गोल्ड लोन है, वो 10% है इनका। उसके बाद देखिएगा व्हीकल लोन्स जो है, जो गाड़ियों पर लोन दिया वो 32% है इनका पोर्टफोलियो, और बाकी जो है अदर्स लोन्स हैं वो 5% है। तो ये आपको लोन का भी स्टेटस मैं आपको बता दूं कि किस तरीके के जो लोन्स हैं इनकी लोन बुक के अंदर है। अभी भी देखिएगा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो जो स्टैंडर्ड प्रोविजंस हैं, आप देखिएगा ध्यान से कि इन्होंने जो कोविड का प्रोविजंस बनाया है वो देखिएगा 642 करोड़ बनाया, और इससे पहले जो है बनाया हुआ प्रोविजंस और इसको मिला दे तो 880 करोड़ के जो प्रोविजंस है वो इन्होंने बनाए हुए हैं। तो काफी बड़ी मात्रा में जो है इनके प्रोविजंस हैं। अगर आप इन प्रोविजंस को देखेंगे तो जो बड़े बैंक्स हैं उनके प्रोविजन से भी इनके ज्यादा हैं प्रोविजंस। अगर प्रोविजंस फॉर एनपीए देखिएगा कितनी है, प्रोविजंस कवरेज रेशियो जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर प्रोविजंस कवरेज रेशियो देखिएगा 75% के ऊपर इनकी प्रोविजन कवरेज रेशियो है, यानी कि जहां पर भी इनके डाउट है उसका 75% ऑलरेडी बुक में इन्होंने बना रखा है। तो देखिएगा इसमें से कुछ भी रिकवरी आएगी तो भविष्य के अंदर इनको बहुत बड़ा फायदा वहां से भी हो सकता है। तो देखिएगा प्रोविजंस फॉर इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, अब प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट 75 करोड़ की ऐसी रिस्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट है जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर की है। इन्वेस्टमेंट वाज मेड परसुएंट टू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग एनपीए, तो एक एग्जिस्टिंग एनपीए की इन्होंने जो है रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे तो जो लोन बुक है उसके बारे में तो अब बात हो गई। अब नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखिएगा अगर यहां पर बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो था 1274 करोड़ का था, जो अब की बार जो है नेट इंटरेस्ट इनकम 1908 है। तो यहां पर भी आपको कंफर्ट नजर आ रहा होगा। और सीधी सी बात है कि प्रोविजंस जो हैं
यहाँ पे हालांकि पिछले क्वार्टर से कम हुए हैं, लेकिन प्रोविजंस इन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा बना रखे थे। और कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी कि इनको किस रेट पे जो है पैसा उधार मिल रहा है, तो उधार मिल रहा है 6.6 पे, और डिपॉजिट की जो कॉस्ट है यानी कि जो कंज्यूमर से पैसा मिल रहा है वो 6.5% के हिसाब से इनको पैसा मिल रहा है। तो आप मान के चलिएगा कि जब ये लोन देते हैं तो जनरली वो 10-11% से जो है उनका एवरेज जो है नीचे नहीं आता, तो उससे ज़्यादा ही वो रहता है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा काफ़ी कंफर्टेबल है, और डिपॉजिट्स के अंदर भी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी। हालांकि देखिएगा जब इनका मोरेटोरियम में बैंक गए थे तो इनके सारे कस्टमर्स जो है डाउट में आ गए थे, और उसमें से बहुत सारे कस्टमर्स जो है येस बैंक छोड़ के जो है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक या आईसीआईसी बैंक की तरफ मूव कर रहे थे। अब वो जो गति है वो रुक गई है, और अब इनके खुद के डिपॉजिट्स भी बढ़ने लगे हैं। तो देखिएगा डिपॉजिट लाइबिलिटी है जिसकी तरफ मैं आपको इशारा कर रहा था। देखिएगा 31 मार्च को जो करंट अकाउंट के डिपॉजिट थे वो 9499 करोड़ थे, और यहाँ पर देखिएगा 12,000 करोड़ हो गए हैं, यानी कि 12,000 करोड़। 26% की ग्रोथ है करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स के अंदर। हालांकि सेविंग बैंक्स के अंदर जो है ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन जो बिजनेसमैन के अकाउंट्स हैं उसके अंदर आप साफ साफ ग्रोथ देख सकते हैं। और कासा के अंदर भी अगर हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 8% की ग्रोथ है। इसके बाद एफडी दोबारा से लोग कराना इनके पास शुरू कर दिया है। तो टर्म डिपॉजिट के अंदर भी देखिएगा जहां 77,301 करोड़ के डिपॉजिट थे, यानी कि 77,301 करोड़ के, वो 87 हो गए। तो दोबारा से देखिएगा यहाँ पर जो डिपॉजिट्स के अंदर, क्योंकि जब तक डिपॉजिट नहीं आएंगे बैंक अच्छा नहीं करेगा, तो डिपॉजिट्स भी जो है इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल जो है डिपॉजिट्स में तो लिखा ही हुआ है येस बैंक की मैनेजमेंट है, बट मुझे लग रहा है प्राइस में भी ट्रेंड रिवर्सल जो है आप जो है कल से शायद देखना शुरू करेंगे। तो ये हालांकि प्राइस के बारे में है, लेकिन प्राइस सेंसिटिव जो है इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी पेचीदा मामला होता है, इसलिए मैं जो है थोड़ा संभल के बोलता हूँ। लेकिन फिर भी जो है मैं आपके साथ बात करूंगा कि जिस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, अब जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि 15,000 करोड़ रुपीज़ आया इसके अंदर, तो यहाँ पर जो है अब दोबारा से हमें लग रहा है कि एक रुझान जो है पॉजिटिव बनेगा। और मैंने आपको जैसे बोला कि देखिए अगर इसमें कोई भी टर्न अराउंड होगा तो उसमें कम से कम जो है 2 साल का समय कम से कम, और जो है 3 से 4 साल तक का समय भी लग सकता है। और यहाँ पर अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करेगी तो इस बैंक में दोबारा से जो है नई जान आने की पूरी संभावना जो है अब बनती हुई नजर आ रही है नई मैनेजमेंट के साथ। और ये आज के रिजल्ट के बाद ही जो मैं आपको इस बात को शेयर कर रहा हूं। अब देखिएगा CET1 जो है ये कैपिटल होती है बैंक की, क्योंकि बैंक की जो कैपिटल है अब देखिएगा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। देखिएगा 10.3% थी फाइनेंशियल ईयर में CET1, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है। 11.4% थी 17 में, 18 में थी 9.7, 19 में थी 8.4, और देखिएगा फाइनेंशियल ईयर 20 में तो बिल्कुल ही घटकर 6.3 हो गई थी। और यही रीजन था कि इतनी कम कैपिटल होने की वजह से RBI को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन अब देखिएगा जून 20 को 13.4% कैपिटल एडुकेसी कर लिया इन्होंने। ये देखिएगा मैं आपको जो बोल रहा था कि मैनेजमेंट जो कैपिटल की तरफ, लिक्विडिटी की तरफ, अपनी जितनी पिछली वीडियोस थी उनमें भी मैंने आपके साथ बात की। तो देखिएगा यहाँ पर अब इन्होंने जो सक्सेसफुली जो है 15,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं, डिपॉजिट को स्ट्रेंथ किया है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी जो है 3 क्वार्टर के बाद अब आए हैं ये। तो 3 लगातार क्वार्टर इनके लॉस में थे, अब 3 क्वार्टर के बाद ये प्रॉफिट में है, और टेक्नोलॉजी के अंदर जो है दोबारा से लीडरशिप बना रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब इनका विजन जो है, फ्यूचर प्लान क्या है, तो देखिएगा सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, ये स्टेप वाइज किस तरीके से बैंक को ग्रो करेंगे, तो ये मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले इन्होंने लिखा है रीबिल्ड कैपिटल लायबिलिटीज लिक्विडिटी बफर। इसका मतलब समझिएगा कैपिटल रीबिल्ड कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल इन्होंने डाली है 15,000 करोड़ रुपीज अभी। लायबिलिटीज का मतलब है कि पैसा उधार लेंगे तभी तो उधार दे पाएंगे, तो वहां पे जो डिपॉजिट्स हैं उनको ये बढ़ाने पर जो है अग्रसर है। और देखिएगा इस बार करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स में भी काफी ग्रोथ आई है, कासा डिपॉजिट में भी अच्छी ग्रोथ है। लिक्विडिटी बफर्स का मतलब पर्याप्त मात्रा में कैश रखना, जिससे कि बैंक के अंदर जो है लोन अच्छे से दिए जा सके, और जो डिपॉजिटर्स है उनको कभी भी डिफॉल्ट वगैरह ऐसी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। दूसरा है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि इस तरीके से पैसा खर्च करो जिससे कि उसकी जो रिटर्न्स है वो बेहतरीन आए। तो कॉस्ट को मिनिमम भी करना, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज भी करना, इस तरीके से कि कॉस्ट जो भी पैसा खर्च करो वो ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है बैंक को दे सके। तीसरी बात उन्होंने बोली है स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस एंड अंडरराइटिंग फ्रेमवर्क। अपना जो गवर्नेंस है, यानी कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो पुराने बैंक में जो है कमी देखने के लिए मिली थी राणा कपूर के टाइम पर भी और रवनीत गिल जी के टाइम पर भी, तो वो कह रहे हैं अब क्या गवर्नेंस में हम जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे, सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंट और सच बताएंगे। अंडरराइटिंग फ्रेम्स का मतलब होता है कि जो यहाँ पर जो है दूसरे लोगों से भी, यानी कि जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके थ्रू भी काम करेंगे, और खुद भी जो है ये दूसरों के लिए जैसे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी बेचेंगे, और उसके अलावा
जो है उनके म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट्स या जो बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है क्रॉस सेलिंग्स के माध्यम से जो अपने बैंक के थ्रू करेंगे। फोकस स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन, जो एनपीए हो रखी हैं जिन पे प्रोविजंस बना रखा है, उनकी वसूली के लिए जो है पूरा जान लगा देंगे। उसके लिए जो एडवोकेट्स हैं वो, या आईबीसी में जो केस गए हैं उनमें, तो हम पूरी वसूली के लिए जो है अच्छे से उनको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद कहते हैं कि ये इन सब करों को करने के बाद स्टेबल लाइबिलिटी लाएंगे, मिक्स जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उसके साथ कासा जो है बढ़ाएंगे, कम से कम 40% जो है पूरी जो है कासा बुक कर देंगे। ग्रेनुलर एडवांस ऑफ रिटेल, और जो लोन्स वगैरह हैं वो एमएसएमई और रिटेल सेगमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की तरफ जो है बढ़ेंगे, बजाय कि होलसेल बैंकिंग के। कॉर्पोरेट फ्लोर एंड क्रॉस सेल्स थ्रू द ट्रांजेक्शन बैंकिंग, अपने बैंक के नेटवर्क के थ्रू जो दूसरी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनको सेल करेंगे। ये इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या जो ब्रोकिंग बिजनेस से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अपने नेटवर्क के माध्यम से जो है ये क्रॉस सेलिंग की भी बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो है अपनी रिटर्न ऑन असेट्स को जो है 1 से 3 साल के अंदर 1% पे करने जा रहे हैं। यानी कि जो 1% होती है वो एक बेंच मार्क होती है, आप ध्यान रखिएगा। तो 1 to 3 years जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कम से कम 2 साल, तो ये 3 साल मान के चल रहे हैं, 1 से 3 साल के अंदर ले आएंगे। और 3 to 5 years में 1.5% रिटर्न ऑन असेट्स। तो जो बैंक्स होते हैं उसमें जब भी आप निवेश करें तो ये बात ध्यान रखिए कि रिटर्न ऑन असेट्स शुड बी नॉट लेस देन 1। तो ये एक बेंच मार्क होता है, तो रिटर्न ऑन असेट्स को ये इस तरीके से करने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।